हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी गया जी में। 72nd बीपीएससी की रेस शुरू हो चुकी है और जनवरी के करंट अफेयर्स इसका सबसे पहला और बड़ा पर्दा है। आज की क्लास में हम उन्हें स्मार्टली कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। और ये केजीएस का करंट अफेयर्स है, जनवरी का मंथली। तो अगर आप भी 72nd बीपीएससी को स्मार्टली क्रैक करना चाहते हैं तो हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी तो सभी पढ़ रहे हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट, लेकिन करंट अफेयर्स पे ही पकड़ होना जरूरी है। और करंट अफेयर्स ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, प्री और मेंस दोनों में। दोस्तों, बीपीएससी का पैटर्न अब बदल चुका है और सिर्फ वन लाइनर्स रटने से प्रीलिम्स क्लियर नहीं होने वाला है। अगर आपका टारगेट 72nd बीपीएससी है तो जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स आपके प्री और मेंस दोनों के लिए सॉलिड बेस बनाएगा। और आज की इस वीडियो में हम नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। जिससे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से जितना भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है, और इसमें दोस्तों आप लोग को बताएंगे कि कौन सा पढ़ना है, क्योंकि इतना सारा पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है बस वही एक बार गो थ्रू कर लेना है और एक नोट्स बना लीजिएगा, सही रहेगा। जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर का ऑडिट। तो ये न्यूज में क्यों रहा? पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर परिसर की स्वास्थ्य स्थिति एवं संरचनात्मक सुरक्षा का विस्तृत आकलन कराने का आदेश दिया है। तो इसीलिए चर्चा में रहा है। और इससे देव सूर्य मंदिर से क्वेश्चन आ सकता है या ऑप्शन करके दे सकता है इसमें एमसीक्यू में कि यह बिहार के औरंगाबाद जिले के देव शहर में स्थित है। अ, यह सूर्य देव को समर्पित है और भारत के प्रमुख सूर्य मंदिर में से एक माना जाता है। यह मंदिर छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला नागर नागर और द्राविड़ शैली। ये क्वेश्चन भी यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि देव सूर्य मंदिर का वास्तुकला कैसा है, तो नागर और द्राविड़ शैली का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करती है। इस मंदिर की विशेषता इसका पश्चिम विमुख प्रवेश द्वार है, जो कि इंडिया में अधिकतर का मतलब जो भी मंदिर होते हैं, हम लोग गांव में भी होते हैं, उसका ये पूरब पूरब की ओर मुंह होता है। लेकिन ये देव का जो सूर्य मंदिर है उसका पश्चिम की तरफ मुख है। इसे एक महत्वपूर्ण शैव, वैष्णव और समानवर्ती धार्मिक स्थल माना जाता है। बिहार सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विरासत और धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। बस इतना इतना ही एमसीक्यू पूछ सकता है इसमें से कि ये कौन सा जिला में औरंगाबाद की जगह पर चेंज कर सकता है। छठ पूजा तो सभी जानते हैं कि छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा आपका। ये मंदिर का वास्तुकला नागर और द्राविड़ शैली में है और इसका मुख पश्चिम की तरफ है। और एक उमगा मंदिर है, ये भी बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुम्बा प्रखंड में है। इसका भी मुख पश्चिम की तरफ है। ये दोनों मंदिर, दोनों का मुख पश्चिम तरफ का है। यह एक ऐतिहासिक मंदिर समूह है जो मुख्य रूप से भगवान गणेश, सूर्यदेव और भगवान शिव को समर्पित है। यह परिसर स्थानीय पत्थरों से निर्मित नक्काशी द्वार मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिसमें अत्यंत शुभ कलात्मक शिल्पकारी देखने का। इसमें सिर्फ औरंगाबाद, ये भी औरंगाबाद में ही है। ये कुटुम्बा प्रखंड के उमगा गांव, जहाँ की एक उमगा पहाड़ है, उसी पे ये मंदिर स्थित है। अब देखेंगे एक और न्यूज में रहा है हाल ही फिलहाल में कि मुंगेर में पीने के पानी में फ्लोराइड का अधिक स्तर। हाल ही में भागलपुर के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता ने दूधपानिया गांव में हुई मौतों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पाया गया कि मौत का मुख्य कारण पीने का पानी में फ्लोराइड का उच्च स्तर था। तो मुंगेर में एक दूधपानिया गांव है जो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित एक नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र है। और यहाँ पाया गया कि हर घर नल जल योजना के बिना परीक्षण किए पानी की आपूर्ति की जा रही थी। और ये हर घर नल जल योजना को लागू करने में गंभीर लापरवाही पाई गई, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा में फ्लोराइड ज्यादा था। उसी कारण से लोगों की मृत्यु हुई है। ये अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में रहा था। आप लोग न्यूज अगर देखे होंगे तो सुने होंगे। पानी में फ्लोराइड प्रदूषण से संबंधित तथ्य जान लेंगे एक बार कि क्या होता है। तो फ्लोराइड प्राकृतिक भूवैज्ञानिक स्रोतों, फ्लोराइड युक्त चट्टानों या औद्योगिक अपशिष्टों डिस्चार्ज से जल स्रोत में प्रवेश करता है। इसमें एल्युमिनियम स्मेल्टर, उर्वरक संयंत्र, ईंट भट्टे, ब्रिक क्लिन्स और कृषि में फॉस्फेट उर्वरकों के उपयोग शामिल है। क्लोराइड के प्रदूषण का इफेक्ट क्या है? यह हड्डियों, दांतों और कोमल ऊतकों में जमा हो जाता है। विकास के वर्षों में बच्चों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर होता है।
क्रॉनिक विषाक्तता के कारण बनता है, जो स्केलेटल और गैर स्केलेटल प्रणाली से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव में शामिल है स्केलेटल फ्लोरोसिस, गैर स्केलेटल फ्लोरोसिस, थायराइड विकार, बच्चे में कम आईक्यू और संज्ञानात्मक समस्या, प्रजनन स्वास्थ्य और प्रभाव, एनीमिया। एनीमिया का भी लक्षण इसे देखा जाता है। और फ्लोराइड यही था, जो कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से गांव में मृत्यु हुई थी फ्लोराइड के कारण, तो मुंगेर जिला का दूध पानिया गांव में, क्योंकि बीपीएससी अब ये मतलब थोड़ा सा अंदर जाके पूछता है। एक बार बीपीएससी का क्वेश्चन ये था कि जो स्वर्ण रेखा नदी है वो किस विलेज से निकलती है। पहले पूछा था कि कहाँ है, कहाँ से निकलती है, ये नहीं, किस विलेज से होकर गुजरती है। तो एक नागरी विलेज करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से गुजरती है। और नवनिर्वाचित कैबिनेट, ये तो कैबिनेट तो अब सीएम चेंज हो गया है आपका, सीएम आपका चेंज हो गया है तो कैबिनेट भी चेंज होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ, इसके लिए एक अलग से करवाना पड़ेगा। तो इसको आप ये छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं और इसको हटा दीजिए। बिहार के भविष्य की रूपरेखा रोजगार, प्रौद्योगिकी और नए शहर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में नई सरकार ने बिहार के भविष्य के लिए अगले 5 वर्षों की विकास रूपरेखा प्रस्तुत की। कुल 10 एजेंडों के आइटम की मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बिहार में स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने, वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने, एआई आधारित उद्योग विकसित करने, नए सैटेलाइट शहर स्थापित करने के लिए और शुगर मिलों की पुनः चालू करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो नए शहरों और सैटेलाइट टाउन के विकास के लिए रोड मैप तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट 6 महीना के भीतर सौंपेगी। अगले 5 वर्षों में क्या क्या होने वाला है, तो अगले 5 वर्षों में तय किया गया कि 1 करोड़ रोजगार, पूर्वी भारत में प्रौद्योगिकी हब, डिफेंस कॉरिडोर, मैन्युफैक्चरिंग पार्क, सेमीकंडक्टर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी। फिनटेक सिटी आप लोग बताइए कहाँ स्थापित किया जा रहा है? फतुआ में। फतुआ में फिनटेक सिटी नई तकनीकों का उपयोग कर, और ये क्या बोलते हैं मेगा, ये शायद सेमीकंडक्टर, शायद ये एक डोभी में भी सेमीकंडक्टर करके मैन्युफैक्चरिंग पार्क शायद बनाई जा रही है डोभी में। नई तकनीकों का उपयोग करके बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित किया जाएगा। बिहार को ग्लोबल बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नए युग की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगा। सैटेलाइट टाउनशिप, 11 मास्टर प्लान शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की मंजूरी दी गई। नए ग्रीनफील्ड टाउनशिप 9 प्रखंडों मुख्यालयों में पटना पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया में बनाए जाएंगे। तो अन्य शहर जहाँ सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी, सोनपुर और सीतापुरम, जो कि सीतामढ़ी में है, जो देवी जानकी का जन्म स्थान है। चीनी मिल, राज्य में 25 नई चीनी मिल स्थापित करने और 9 पुरानी बंद चीनी मिल को पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है। तो यही था उसका। ये थोड़ा सा बस इसको एक दो बार आप लोग इसका पीडीएफ हम दे देंगे। आप लोग मेरे टेलीग्राम पे, हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे कमेंट्स में, ठीक है? आप वहाँ से लिंक ज्वाइन करके उसमें मेरा मतलब जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी क्लास का होगा उसी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि कितना कैसे भेजेंगे पीडीएफ, तो टेलीग्राम पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करा। निजी स्वास्थ्य केंद्रों में नवजात मृत्यु दर चिंताजनक। ये भी हाल ही में न्यूज में रहा कि हाल में रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंपसनेट इकोनॉमिक्स, राइस, देखिए यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है आपका कि राइस का फुल फॉर्म क्या होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंपस नेट इकोनॉमिक्स के नाथन नाथन फ्रांस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का जोखिम सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक है। एक 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 रिसर्च में पाया गया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनसेंट इकोनॉमिक्स नाथन फ्रेंच के द्वारा अध्ययन में, कि जो प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल में नवजात शिशु की मृत्यु हो रही है। तो तो भाई सरकारी अस्पताल का तो फिलहाल कंडीशन अच्छा हो रहा है, जब ऐसा अध्ययन में पाया जा रहा है। तो यह अध्ययन उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों 77,000 प्रसव मामलों पर आधारित है। यूपी और बिहार में निजी अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु का जोखिम सरकारी अस्पतालों की तुलना में 60% अधिक पाया गया है। ओ बाप रे, 60% अधिक पाया गया है। NFHS 4 और NFHS 5 के अनुसार निजी अस्पतालों में नवजात मृत्यु दर 1,000 पर 51 दर्ज की गई, जबकि सरकारी में 1,000 पे 32 दर्ज की गई। निजी अस्पतालों में नवजात मृत्यु और मृत जन्म बढ़ने के लिए बताया गया कारण है इस प्रकार। अनावश्यक ऑपरेशन, बिना, आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा तो देखते होंगे आप लोग कि ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, फिर भी ऑपरेशन पैसा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाला कर देते हैं। तो उसमें बच्चे को मतलब समय से पहले मृत्यु हो जाती है। जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को अलग कर देना, बार बार मशीनों का अनुचित उपयोग करना, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहला देना, एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक उपयोग करना, तो ये 5 कारण है।
और ये कुछ दिया हुआ है रिपोर्ट, इनको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, गो थ्रू कर लीजिएगा। और बिहार से संबंधित विशेष निष्कर्ष में पाया गया है, बिहार में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 11 दर्ज की गई है। जिन क्षेत्रों में निजी अस्पताल तक पहुंच असमान है, वहां पर सब निजी संस्थानों को 8% से अधिक पाई गई है। और एक बार इसको देख लेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नवजात मृत्यु दर किसी एक वर्ष में जीवित जन्मे 1000 शिशुओं में से जीवन के पहले 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु की संख्या को नवजात मृत्यु दर कहा जाता है। देखिए बीपीएससी का ये तरीका है, ये आपको ऑप्शन में दे देगी नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मृत जन्म, और ऑप्शन में ये तीनों का स्टेटमेंट डाल देगी ऊपर नीचे करके। और जब आप लोग को पता ही नहीं रहेगा कि ये इसका है क्या, तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, बन ही नहीं सकता है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि किसी एक वर्ष में जीवित जन्मे 1000 शिशुओं में से, मतलब 1000 में से अ, 1000 में से कितने बच्चे जीवित रह जा रहे हैं, उस कितने बच्चे मतलब मृत्यु की संख्या हो जा रही है, उसी को मृत्यु दर बोलेंगे। 1000 बच्चे में अगर, जैसा कि आप लोग देखे रिपोर्ट में कि 1000 में 32 बच्चे मतलब मर जा रहे हैं, तो ये 28 दिनों के भीतर होता है। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 28 दिनों के भीतर। ये नहीं कि तुरंत हुआ और उसी को बोलेंगे नवजात मृत्यु दर। 28 दिन के कोई बच्चा अगर जैसे पैदा लेता है, तो 28 दिन के अंदर अगर वो डेथ कर जाता है, तो उसको नवजात मृत्यु दर बोलेंगे। और शिशु मृत्यु दर होता है कि किसी एक वर्ष में, शिशु मृत्यु दर मतलब होता है, ये हो गया आपका नवजात मृत्यु दर 28 डेज के अंदर, और आपका शिशु मृत्यु दर 1 ईयर के अंदर 1000 शिशु में से 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या में शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। देखिए ये दोनों में ही डिफरेंस है। शिशु मतलब हो गया 1 साल के अंदर जो भी बच्चा मर जा रहे हैं, और ये 28 दिन के पहले ही मर जा रहे हैं। और मृत जन्म गर्भावस्था में एक निर्धारित अवधि, भारत में सामान्यतः 28 सप्ताह या उससे अधिक के बाद जन्म लेने वाले ऐसे शिशु जिनमें जीवन की कोई लक्षण नहीं होते, उन्हें मृत जन्म कहा जाता है। मृत जन्म होता है कि जो गर्भावस्था में एक निर्धारित अवधि, भारत में सामान्यतः 28 वीक्स मतलब हो गया आपका ये 1 वीक में हो गया, जैसे कि 20 कितना, 1 साल में कितना वीक होता है, 1 साल में होता है आपका 52 वीक्स। तो 28 दूनी 54, और ये 27, मतलब कि 5 से 6 महीना में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनमें जीवन का कोई लक्षण नहीं होता है, और उसी को मृत जन्म कहते हैं। इसे कुल 1000 जन्मों में जिसमें जीवित जन्मों का मृत जन्म दोनों शामिल होते हैं, पर मृत जन्म की संख्या के रूप में मापा जाता है। तो अब आ जाएंगे, इसको तो आप लोग देख लिए, ये वाला जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यार, क्यों नहीं आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, फैक्ट्स दिया हुआ है इसमें। तो आएंगे चक्रवात मोथा। चक्रवात मोथा क्या है? प्रभावित किसानों का मुआवजा। अक्टूबर के अंत में आए चक्रवात मोथा से हुई फसल क्षति के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को मुआवजा देने की योजना बनाई है। चक्रवात मोथा ने बिहार के 12 जिलों और 39 ब्लॉक और 397 पंचायतों में फसलों का व्यापक नुकसान पहुंचाया, और प्रभावित किसानों की सहायता कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन रैयत और गैर रैयत किसानों को मिलेगा जिनकी फसलें 33% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है। मुआवजे के लिए आवेदन वाले किसान इन 12 जिलों से हैं। कौन कौन है? बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, कैमूर, मधुबनी, किशनगंज, गया, भोजपुर, मधेपुरा, दरभंगा, भोजपुर, शिवहर, सुपौल। अनुदान राशि सीधे योग्य किसान के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सब्सिडी राशि इस प्रकार है, असिंचित फसलें के लिए है 8,500 रुपया प्रति हेक्टेयर, और सिंचित फसलें 17,000 रुपया प्रति हेक्टेयर, और 12 मासी फसलें के लिए 22,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। किसान को क्षतिग्रस्त क्षेत्र के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर तक है। अब आ जाइए भारत जीआई महोत्सव 2025। हाल ही में 4 दिवसीय भारत जीआई महोत्सव, जीआई फेस्टिवल, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का भी बन सकता है आपके एग्जाम में, और चाहे तो ये कथन वाला क्वेश्चन भी बना सकता है यहाँ से। हाल ही में 4 दिवसीय भारत जीआई महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ मनाया? तो सिटी आपका ऑप्शन में दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। दूसरा दे देगा आपका यूपी। तीसरा दे देगा आपका बिहार, बिहार। चौथा आपका दे देगा नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बोलेगा कि 4 दिवसीय भारत में जीआई फेस्टिवल 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो अधिकतर लोग न्यू दिल्ली ही मार देते हैं, लेकिन ये पटना में हुई, वो भी सिटी सेंटर मॉल में हुई, सिटी सेंटर मॉल में हुई है। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा एक बार। और महोत्सव की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया। और जीआई महोत्सव के उद्देश्य लोगों को भौगोलिक संकेत जीआई वाले उत्पादों को महत्व के बारे में जागरूक करना और इन उत्पादों की मांग बढ़ाना है। इस महोत्सव में 20 राज्य के 100 से अधिक जीआई उत्पादक एक ही स्थान पर प्रदर्शित किए गए।
कौन कौन सा, कल्लू सॉल, माहेश्वरी और चंदेड़ी साड़ी, उड़ीसा का ब्रास मेटल, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, मालाबार, काली मिर्च, रूपापुरम, गाय का घी, मखाना और कई अन्य अनोखे उत्पादों का आकर्षण। अब देख लेते हैं बिहार का कुछ जीआई टैग वाले उत्पाद। तो आपका हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन सा है, हैंडीक्राफ्ट में कौन कौन सा है आपका, हैंडीक्राफ्ट में आपका मधुबनी पेंटिंग जो कि मिथिला से है। और हाँ, एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि मिथिला पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला, डेट्स डेट्स भी पूछ देता है। तो एक बार हम डेट्स का वीडियो बना देंगे आपके लिए। जो भी जीआई टैग्स हो गया, रामसर साइट हो गया, ये सब का एक अलग से, मतलब ज्यादा नहीं कि हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आपको एक ही मतलब 1 घंटे का वीडियो में आपको सारा चीज मिल जाएगा, जितने भी स्टैटिक से क्वेश्चन होते हैं हम सारा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसमें डाल दिया जाएगा। तो सिक्की ग्रास क्राफ्ट कहाँ से है, उत्तर बिहार से। और सुजनी सुजनी कला, सुजनी आर्ट मुजफ्फरपुर, रेशम भागलपुर, मंजूसा आर्ट भागलपुर, खटवा खटवा एप्लिक वर्क भागलपुर, स्टोन आर्ट गया जो कि पत्थरकट्टी पत्थरकट्टी एक पत्थरकट्टी एक जगह का नाम है जो कि गया जी में है। यहाँ मूर्ति कला, मूर्ति बनाई जाती है, यहीं का स्टोन आर्ट, यहीं का जीआई टैग मिला है। मिठाई में आपका हो गया सिलाव का खाजा, नालंदा में है सिलाव, जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडर है, और बस जस्ट उसी के बगल में है सिलाव, वहीं सिलाव का खाजा खाजा बहुत फेमस है। कृषि उत्पाद में जर्दालू आम भागलपुर को मिला है, कतरनी राइस भागलपुर को मिला है। हाँ देखिए, कतरनी राइस भागलपुर को मिला है और मरचा चावल पश्चिमी चंपारण को मिला है। यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लोग। मगही पान तो सभी लोग जानते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, पटना, नालंदा, जो कि मगध के क्षेत्र में आता है। मगही पान बहुत फेमस है। शाही लीची सभी जानते हैं मुजफ्फरपुर में, मिथिला मखाना दरभंगा मधुबनी आदि। और ठीक है, तो जीआई टैग हमारा समाप्त हुआ और फिर स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। फार्म मशीनरी बैंक योजना क्या है। बिहार की कृषि रोड मैप के तहत राज्य सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए फार्म मशीनरी बैंक स्थापित कर रही है। फार्म मशीनरी बैंक योजना है, बैंक यह वर्ष 2023 में मशीनीकरण अमरेला योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु शुरू की गई। इस योजना के तहत किसानों को 10 लाख तक का निवेश, 80% तक की सब्सिडी, साथ आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 569 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 38 अतिरिक्त फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य इसका है कृषि में उत्पादकता में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में श्रम की कमी करना, कृषि में प्रौद्योगिकी उपयोग का बढ़ावा देना, साझा उपयोग, महंगे कृषि संयंत्र किसानों की पहुंच में लाना। इसका उद्देश्य है, एक बार गो थ्रू इसको कर लीजिएगा। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि फार्म मशीनरी क्या है। तो ये बैंक है फार्म मशीनरी बैंक है, और इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। और ये किसानों को 10 लाख तक लोन देती है, और 80%, कोई भी सामान लेने पर 80% सब्सिडी सब्सिडी देती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये देखिए इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है ये न्यूज। हाल ही में राज्य महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख लाभार्थियों के बीच 1,000 करोड़ की राशि वितरित की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। नोडल एजेंसी इसका कौन सा है, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग। और इस योजना के क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन जीविका के माध्यम से किया जाता है। वित्तीय सहायता कितना था, 10,000 रुपया प्रथम किस्त में। फर्स्ट किस्त इसका था, फर्स्ट किस्त था 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। और सेकंड किस्त है आपका ये 2 लाख रुपया, जो अभी तक नहीं मिला है। शुरू करने के बाद मूल्यांकन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। और इसके पात्रता मतलब इसके योग कौन कौन थे, जो भी समूह से जो कि जीविका जीविका से जो जुड़े हुए थे, वो सिर्फ इसका पात्रता थे। और और फिर देखेंगे ये मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना क्या है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम जो कि बोध गया में है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शैक्षणिक और ज्ञान साझेदारी के सुगम बनाने के लिए बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये फेलोशिप योजना क्या है, ये 2 साल की फेलोशिप कार्यक्रम है। इसे समान प्रशासन विभाग जीएडी और आईएम बोध गया द्वारा कार्यान्वित किया गया है। यह प्रशासनिक निर्णयों का नवाचार, जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता वाला इनपुट पर केंद्रित है। इसके पात्रता हुए हैं जो योजना केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए है। मानदेय फेलो की योग्यता स्तर के अनुसार 1.5 लाख, 1.25 लाख और 1,80,000 का मासिक वजीफा मिलता है। बिहार नगर निकाय संपत्ति कर ब्याज एवं दंड माफी प्रोत्साहन योजना हाल ही में पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बिहार नगर निकाय संपत्ति कर ब्याज एवं दंड माफी प्रोत्साहन योजना 2025 लागू किया है, 2025 को लागू किया है। और ये 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। बकाया संपत्ति कर लगाने वाले ब्याज एवं दंड 100% माफ प्रदान की जाएगी। तो ये पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लाया गया है, कुछ एक्ट लाया गया है। तो इसमें ब्याज से रिलेटेड, ब्याज एवं दंड माफी प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड कुछ है।
तो ये उतना इम्पोर्टेंस है नहीं, बस ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये सैटेलाइट टाउनशिप योजना, पाटलिपुत्रा और कंकड़बाग के बाद पिछले 40 वर्षों में पहली बार बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप योजना के अंतर्गत 11 नए शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। और इस योजना के अंतर्गत 9 संभागीय मुख्यालय में टाउनशिप को विकसित की जाएगी। योजना का उद्देश्य क्या है? मौजूदा शहर में अत्यधिक भीड़ को कम करना, आधुनिक नागरिक सुविधाओं के साथ योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना, उद्योग, आईटी पार्क एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से नए आर्थिक केंद्र विकसित करना, स्थानीय रोजगार का अवसर सृजित करना, हरित सतत और सुव्यवस्थित शहरी क्षेत्रों का विकास करना। अब देख लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। तो 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती था और 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था जीरादेई, सिवान, बिहार में। और इनका निधन हुआ 28 फरवरी 1963 पटना में। व्यवसाय क्या थे? व्यवसाय से ये थे वकील थे, स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता भी थे, शिक्षाविद भी थे। विशेष पहचान इनका क्या था? विनम्रता, सादगी और गांधीवादी आदेशों के प्रति दृढ़ निष्ठा, विशेषकर जाति भेदभाव और अस्पृश्यता के विरोध के लिए प्रसिद्ध। हाल ही में बिहार सरकार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु स्टैचू ऑफ विजडम, ज्ञान की प्रतिमा का निर्माण का निर्णय किया है। स्टैचू ऑफ विजडम, स्टैचू ऑफ स्टैचू ऑफ विजडम राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका इन्होंने निभाया। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर सफल वकालत छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। सबसे पहले प्रमुख आंदोलन भागीदारी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को कानूनी एवं संगठनात्मक सहयोग प्रदान किया। असहयोग आंदोलन में भी साथ रहे 1920 में। नमक सत्याग्रह 1931 में ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन टाइम पे भी गिरफ्तार हुए। राहत कार्य बिहार भूकंप 1934 में, बंगाल अकाल 1943। इन राहत कार्यों से कांग्रेस के प्रति जन विश्वास बढ़ा और उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली। इन्होंने राहत कार्य का भी काम किया था, जैसे कि बिहार में भूकंप आया तो हेल्प करना सभी लोग का। बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में, ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइप पे। और नेतृत्वकारी पद पटना 1923 में पटना नगर निगम के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन के निर्णायक वर्ष में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। संविधान निर्माण में इनकी भूमिका क्या रही? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए और राजनीतिक तनाव के समय सहमति निर्माणकारी नेतृत्व प्रदान किया। प्रमुख समितियों के अध्यक्ष राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने तथा 26 जनवरी 1950 को उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पद 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। कितना वर्षों तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्षों तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है फैक्ट्स, क्योंकि पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है बीपीएससी का कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। तो 12 वर्षों तक रहे, 1950 से 1962 तक। या किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का सबसे लंबा कार्यकाल है, क्योंकि लंबा कार्यकाल है इसीलिए पूछ भी सकता है। 12 साल, आप लोग इसको याद रखिएगा। 2 बार सर्वसम्मति के पुनर्निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति। जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्रियों के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हुए प्रारंभिक राष्ट्र निर्माण के दौरान संवैधानिक संतुलन बनाए रखना। और साहित्यिक योगदान इनका क्या था? सत्याग्रह एंड चंपारण इनका लिटरेचर है। सत्याग्रह एंड चंपारण। इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड हमेशा पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। आत्मकथा आत्मकथा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। बापू के कदमों में 1954 में लिखे थे। यंग इंडिया एवं टचलाइट जैसी पत्रिकाओं में लेखन किए थे। सम्मान एवं विरासत क्या क्या? 1962 में असाधारण सेवाओं के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया और भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद को एक नैतिक संस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी जयंती बिहार एवं पूरे भारत में संवैधानिक मूल्यों पर राष्ट्रीय सेवा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाती है। और तो आप लोग देखिए, ये डॉक्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान, क्या क्या किए हैं। ये मेंस में भी आ सकता है आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखिए, उनका साहित्य क्या था, उनका कौन सा सम्मान मिला है, कौन किस चीज का नेतृत्व किए हैं, संविधान निर्माण में उनकी भूमिका क्या रहा है। ये बीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये आ जाते हैं क्या 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 बोल रहा है? बोध गया में बिहार कला एवं शिल्प केंद्र। पारंपरिक बिहारी शिल्प को बढ़ावा देने तथा कारीगरों को आजीविका उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बोध गया में बिहार कला एवं शिल्प केंद्र का विकास किया जा रहा है।
और कार्बन जैसी बिहार पर्यटन विभाग है। उद्देश्य कारीगरों और पर्यटनों के बीच संबंध स्थापित कर सतत आजीविका को बढ़ावा देना, पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। और ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको आप ये छोड़ सकते हैं। बिहार भूकंपीय वेधशालाएं, ये भी हाल ही में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने राज्य के भूकंप निगरानी सुनिश्चित करने हेतु 6 नई अस्थायी भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसको बस इतना ध्यान में रखिएगा। तो बिहार में पहले सभी भूकंपीय स्टेशन कहाँ स्टेशन गया, जमुई, अररिया, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, मधुबनी, साया डेरा पर स्थित है। और इसको एक बार देख लेंगे। भूकंपीय वेधशाला क्या है? जो भूकंपीय वेधशालाएं ऐसी विशेषीकृत सुविधाएं हैं जो भूकंप एवं भूमिकंपन को निगरानी और रिकॉर्डिंग करती है। भूकंपीय वेधशाला क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है पीटी में, क्योंकि पूछ रहा है कि भूकंपीय वेधशाला क्या है। भूकंपीय वेधशाला एक ऐसी विशेषकृत सुविधाएं हैं जो भूकंप एवं भूमिकंपन को निगरानी एवं रिकॉर्डिंग करती है। इसमें सिस्मोग्राफ, एक्सेलोग्राफ और ब्रैंड बैंड सेंसर जैसे उपकरण का उपयोग कर भूकंपीय तरंगों का पता लगाया जाता है। इसका कार्य है भूकंप का निगरानी करना, सुनामी चेतावनी में सहयोग करता है, भूकंप संबंधी अनुसंधान है और भवन निर्माण संहिता के लिए तकनीकी सहायता, आपदा तैयारी एवं प्रबंधन। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, हाल ही में निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए उत्तरी कोयल राइट मेन कैनाल क्षेत्र से 339 बिजली खंभे और एक ट्रांसफर हटा दिए गए हैं। इससे बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों के किसानों को सीधा लाभ होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इस परियोजना पर काम कर रही एजेंसी 49.22 करोड़ की राशि भुगतान किया है। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना से संबंधित तथ्य, यह एक अंतर्राज्यीय प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसका कमान क्षेत्र 2 राज्यों बिहार और झारखंड में फैला हुआ है और झारखंड के पलामू, गढ़वा जिलों तथा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों के पिछड़े और सुखावग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना इसका उद्देश्य है उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का। और इस परियोजना के तहत झारखंड के लातेहार जिले के कुटुक गांव के पास उत्तरी कोयल नदी एक बांध बनाया गया। कहाँ बांध बनाया गया है? लातेहार जिला के कुटुक गांव के पास। और बाकी ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी एक बार ये गो थ्रू कर लीजिए कि उत्तरी कोयल नदी के बारे में। नॉर्थ कोयल रिवर उद्गम कहाँ से होता है इसका? छोटा नागपुर पठार से, रांची पठारी क्षेत्र। और सहायक नदियां है औरंगा, अमानत, बुढ़ी नदी, बूढ़ा नदियां झारखंड के पलामू जिले में हैदरनगर के पास यह सोन नदी में मिल जाती है। नॉर्थ कोयल नदी कहाँ मिलती है? तो झारखंड के पलामू जिले में हैदरनगर के पास यह सोन नदी में मिल जाती है। राष्ट्रीय उद्यान, यह नदी बेतला बेतला नेशनल पार्क के उत्तरी सीमा बनाती है। और ये देखिए काफी चर्चा में रहा है, निःशुल्क दवा वितरण में बिहार शीर्ष पर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर माह में निःशुल्क दवाओं में उपलब्धता के मामले में बिहार 81.35 अंक के साथ प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के 24 राज्यों में ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जारी की गई है। राज्य की रैंकिंग के लिए 11 मापदंडों को शामिल किया गया था और सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क दवाओं के वितरण, आपूर्ति, उपयोग मामले पर बिहार इसमें इसमें वन विनर पूछ सकता है। बिहार इसमें फर्स्ट पर रहा। कितना अंक प्राप्त किया देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है ये 81.35। और कौन से मंत्रालय द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये हेल्थ ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार है। और बिहार के डीबीटी एम्स के सफल कार्यान्वयन के लिए विशेष मान्यता प्राप्त हुई। निःशुल्क दवा वितरण में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, पंजाब तीसरे नंबर पर है। तो देख लेंगे एक बार। पहला स्थान पर है आपका ये बिहार, दूसरा स्थान पर है राजस्थान, तीसरा स्थान पर है आपका पंजाब सरकारी दवा वितरण के मामले में। और ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी ये देख लीजिएगा कि विभिन्न संस्थानों में निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता के बारे में बताया गया है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट का विस्तार, हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट के विस्तार हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। नई सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दिए जाने के कारण अगले 5 वर्षों में बिजली खपत में 1200 मेगावाट से अधिक वृद्धि की संभावना है। इस प्रस्ताव के अनुसार चौसा पावर प्लांट के स्टेज 2 में 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित किए जाएंगे। इसमें उत्पन्न बिजली 90% बिहार को मिलेगा। बिहार के लिए स्थायी और विश्वसनीय थर्मल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट का विस्तार से प्रस्ताव कांति पावर हाउस जो कि मुजफ्फरपुर में है, स्टेज 1 की भूमि पर 800 मेगावाट की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाएगी। नवीनगर औरंगाबाद में यह एक एनटीपीसी रेलवे संयुक्त थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्टेज 1 के तहत पहले चरण में 800
मेगावाट की यूनिट लगाई जाएगी, जिसमें रेलवे के सस्ते और समर्पित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। एनटीपीसी जो कि नवीनगर और औरंगाबाद में मानसून के आगे है। बिहार दृष्टिहीन जनसंख्या, देखिए दृष्टिहीन का जनसंख्याकी है पॉपुलेशन, और ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, इंटरनेशनल डिसएबिलिटी डे कब मनाया जाता है आपका? 3 दिसंबर 2025, और 3 दिसंबर को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जयंती भी है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसी दिन इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। 2024 में आयोजित एक नागरिक समाज सर्वेक्षण से पता चला है कि राज्य में 21 प्रकार की विकलांगता मौजूद है अपने बिहार राज्य में, और बिहार में 51 लाख दिव्यांग लोग रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ी दृष्टिहीन व्यक्तियों की 11 लाख है। आईजीएमएस के रीजनल आई इंस्टीट्यूट ऑफ रिपोर्ट के अनुसार बच्चों को मायोपिया के कारण अंधत्व की शिकायतें सबसे अधिक बढ़ी है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अंधत्व दर 3.3% है और राष्ट्रीय औसत 1.99% है। दृष्टिहीनता के लिए योगदान देने वाले जनसंख्या कारक गरीबी, आयु, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति। गरीबी, देखिए जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है, जो समय पर और किफायती नेत्र देखभाल तक पहुंच को रोकता है। इसके कारण ठीक होने योग्य अंधेपन की दर उच्च बनी हुई है। चुनौतियां क्या क्या? सर्जिकल क्षमता, राज्य में आंखों की ऑपरेशन करने की क्षमता आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है, सही बात है। और ये आर्थिक तंगी राज्य में कई लोग के लिए इलाज करने के लिए एक बड़ी बाधा है। जागरूकता की कमी है, मोतियाबिंद और अपवर्तक दोषों जैसे निवारण कारणों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई सरकार की 7 प्राथमिकताएं क्या क्या है? हाल ही में दोनों विधायी सदनों, राज्यपाल एवं अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। कौन कौन से है 7 प्रस्ताव? तो 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाएगा। बिहार में औद्योगिक विकास की गति तेज होगी। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विशेष ध्यान देगी। कृषि रोड मैप के तहत की गई पहलों के तेजी से लागू किया जाएगा। खेल और पर्यटन क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास पर समान जोर दिया जाएगा। और अभया ब्रिगेड क्या है? हाल ही में बिहार पुलिस ने विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों को आसपास महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभया ब्रिगेड, अभया, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, अभया ब्रिगेड गठित करने में। तो ये कुछ नहीं है, शॉर्टकट सा है ये, छोटा सा। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक महिला सब इंस्पेक्टर एसआई द्वारा किया जाएगा, जिसमें 3 कांस्टेबल, एक महिला और 2 पुरुष रहेंगे। और इकाइयों की त्वरित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटर या अन्य वाहन का उपलब्ध कराए जाएंगे। यही सब है। और ये खास करके जो आसपास के स्कूल है, कोचिंग सेंटर पे है, तो वहाँ पे महिलाओं और छात्राओं को छेड़ने के लिए, मतलब खास करके इसीलिए ये अभया ब्रिगेड करके एक टीम बनाया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। और एक देख लेंगे ये बिहार में 3 विभाग, बिहार में नए विभाग का गठन हुआ है, जो देख लेंगे। तो बिहार में नए विभाग कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा युवा रोजगार और कौशल विभाग। अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु बनाया गया है। सेकंड में आपका विभाग बनाया गया है उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन कमीशन। गुणात्मक सुधार लाने, अनुसंधान और नवचार को बढ़ावा देने, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा विकसित करने और रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने हेतु। और ये नागरिक उड्डयन विभाग, क्षेत्र में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण परियोजनाओं में तेजी लाने, औद्योगिक वातावरण में सुधार करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु। और बदले हुए नाम वाला विभाग भी देख लेंगे एक बार। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग कर दिया गया है। और श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया गया है। कला संस्कृति और युवा विभाग को अब केवल कला और संस्कृति विभाग के रूप में जाना जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या लिया गया है? तकनीकी विकास निदेशालय का नाम बदलकर सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई निदेशालय कर दिया गया है। खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 अलग अलग संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया है, खान निदेशालय और अन्वेषण निदेशालय, जिसका उद्देश्य जांच में तेजी लाना और नियामक दक्षता बढ़ाना है। बिहार में पशुधन उत्पादन में वृद्धि। तो बिहार के संदर्भ में रिपोर्ट मुख्य निरीक्षक वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीच अंडे और मछली उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। दूध और मांस के उत्पादन में 4 से 12% से अधिक की वृद्धि देखी गई। वार्षिक अंडा उत्पादन विकास दर में मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर रहा। वार्षिक अंडे उत्पादन में विकास दर के मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर रहा। देखिए इससे क्वेश्चन पूछ सकता है डेयरी उरी से, क्योंकि अभी इसका नाम भी चेंज किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम अब डेयरी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग कर दिया गया है। और अभी इसमें वृद्धि भी हो रहा है। ये बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में अंडे और मछली के उत्पादन में लगभग 10% की वृद्धि हुई। दूध और मांस के उत्पादन में 4% से अधिक की वृद्धि देखी गई। वार्षिक अंडा उत्पादन विकास दर के मामले में बिहार देश के पहले स्थान पर रहा। और बाकी इतना सारा डाटा देखने की जरूरत नहीं है। और बिहार की प्रमुख उपलब्धियां और रैंकिंग,
ये देख लेंगे एक बार, कुल दूध उत्पादन में कितना योगदान है। कुल दूध उत्पादन में बिहार हमारा 9वां स्थान पे है। बिहार 9वां स्थान पे 5.41%। और कुल मांस उत्पादन में बिहार 9वां स्थान पे है, इसमें भी 4% का योगदान है। और कुल अंडा उत्पादन में 2.54, देश में 11वां स्थान है। देश में अंडा उत्पादन में बिहार का 11वां स्थान है, लेकिन वार्षिक अंडा उत्पादन विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट बिहार देश में सबसे पहले स्थान पर ग्रोथ करने में सबसे पहले स्थान पर रहा। जैसे कि अभी इंडिया जीडीपी ग्रोथ करने में अभी सबसे फर्स्ट पे, शायद जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का 5.34% है। उसी प्रकार से इसका ग्रोथ रेट, अंडा का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब देश में, लेकिन 11वां स्थान पे अंडा उत्पादन करने में। मछली उत्पादन में भी 9वां स्थान पर। देखिए दूध में आपका ये मिल्क दूध हो गया, और मांस मीट हो गया, और ये फिश मछली हो गया, ये तीनों में आपका 9वां स्थान पर है। बाकी खाली अंडा में 11वां स्थान पे है। बिहार में प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्या है। दूध 2023-24 में 277 ग्राम पर डे, और 2024-25 में 285 ग्राम पर डे, ये बढ़ा है, काफी अच्छा है। अंडा 27 इकाई, एक वर्ष में 27 अंडा, और अभी 29 अंडा हो गया है। और मांस में 3 किलोग्राम प्रति वर्ष, लेकिन अब ये 3.27 किलोग्राम हो गया। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं जानते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटनाओं की मरने वाले लोगों की आंकड़ा चिंताजनक है। बिहार में अधिकांश दुर्घटनाएं, कुल दुर्घटनाओं के कम से कम 40% राष्ट्रीय राजमार्ग पर होती है, एनएच पर होती है। बिहार की सड़क दुर्घटनाओं में पैदल चलने वाले सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। प्रतिदिन 11 पैदल यात्री वाहनों की चपेट में आते हैं और कम से कम 10 अपनी जान गंवा देते हैं। और यही है, दुर्घटना वाला है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। और ये बिहार में फास्ट ट्रैक अदालत क्या है। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने राज्य में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा किया है, जो कि इसका उद्देश्य लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाना, मौजूदा न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करना, संवेदनशील प्रकृति के मामलों पर पूर्ण ध्यान देना। ये अदालतें उन मामलों को प्राथमिकता देगी जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी और एसपी द्वारा संयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा। आर्म्स एक्ट कोड, इन 100 अदालतों में 79 को आर्म्स एक्ट कोड के रूप में नामित किया गया है, ताकि आर्म्स एक्ट सहित अन्य गंभीर मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। और फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए चिन्हित कहा गया क्या है, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। प्रत्येक में 4 अदालत होगी, और पटना में 8 अदालत होगी। नालंदा में देखिए कहाँ कहाँ होगा, बिहार शरीफ, रोहतास में, सासाराम, सारण में, छपरा, बेगूसराय, वैशाली, हाजीपुर, पूर्वी चंपारण। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बस ये पूछ सकता है कि फास्ट ट्रैक से रिलेटेड क्या है, तो आपको ध्यान में बस आ जाना चाहिए कि हाँ, फास्ट ट्रैक अदालत इस्टेब्लिश हुआ है हमारे बिहार में, जो लंबित मामला है उसको निपटान करने के लिए। बिहार में नए नागरिक सुरक्षा जिले हाल ही में बिहार सरकार ने गया और मुंगेर के रणनीतिक महत्व और आंतरिक सुरक्षा में उनकी अहमियत को देखते हुए उन्हें नागरिक सुरक्षा जिले घोषित करने की प्रस्ताव की मंजूरी दी है। गया और मुंगेर ही क्यों, और ये कुछ नहीं कर रहा है कि बिहार सरकार ने गया और मुंगेर को रणनीतिक महत्व और आंतरिक सुरक्षा में उनकी अहमियता देखते हुए उनके नागरिक सुरक्षा जिले घोषित करने की। जैसे गया मुंगेर क्यों किया, क्योंकि इस जिले में बोधगया शामिल है, जो एक इंटरनेशनल पैलेस हो जाता है मुंगेर में। यहाँ के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप, ब्रिटिश काल से गन फैक्ट्री और एक आईटीसी इकाई जैसे प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ, इसलिए नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने का लाभ क्या है। तो मजबूत आपदा प्रबंधन, बेहतर भीड़ प्रबंधन, गया में पितरपक्ष मेला लगता है, जैसे कि बड़े आयोजनों के दौरान पुलिस सहायता के लिए प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा, सभी से तैनाती संभव होती है, जिससे दुर्घटनाओं और भागदौड़ में जोखिम कम हो जाता है। मुंगेर हो गया, जिससे संवेदनशील क्षेत्रों में न बाढ़, लू, सूखा, भूकंप और आग के दौरान तैयारी बढ़ता है और बचाव एवं राहत कार्य में तेजी लाता है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। हाल ही में दिनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को कार्यान्वयन में अनेक प्रक्रियागत एवं वित्तीय खामियों को, अनियमितताओं को उजागर किया गया है। इसे बिहार का उद्योग विभाग द्वारा 2018 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कब शुरू किया गया आपका, उद्योग विभाग द्वारा 2018 में शुरू किया गया। इसको बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट एजेंसी इसका है। और विवरण क्या है इसका, कि राज्य में अधिक उद्योग स्थापित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समर्पित एक महत्वाकांक्षी योजना है। उद्देश्य इसका है कि उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने के उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली कोलैटरल सिक्योरिटी और मार्जिन मनी की समस्याओं का समाधान करेगी। और वित्तीय सहायता इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक के है। और उद्यमी को प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में मिलते हैं। शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1% अधिक ब्याज दर पे मिलते हैं। यह लाभार्थियों को प्रशिक्षण और परियोजना निगरानी समिति की सहायता के लिए प्रति इकाई 25,000 रुपये भी प्रदान करता है। और कुछ अन्य पहल देख लेंगे।
राज्य में युवा उद्यमियों के उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने में सक्षम लघु उद्यम बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की निम्नलिखित योजनाएं हैं, जो कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना 2018, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना 2020, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 2021, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना 2023। और ये वन लीनियर है बिहार करंट अफेयर्स का, इसको देख लेंगे। कह रहा है कि हाल ही में बिहार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने अगले 5 वर्षों की कितनी नौकरियां देने की निर्णय किया है? 1 करोड़। बिहार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र नारायण यादव को। नरेंद्र नारायण यादव को। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रेम कुमार को। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के किन 2 विषयों का अनिवार्य सिद्धांत किया गया? वन्य जीव और गांधी के 7 सिद्धांत। हाल ही में 44वें बिहार साहित्य सम्मेलन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद को। बिहार सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी टीम पुरुष के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हर्षराज को। बिहार के सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी टीम महिला सालू कुमारी, पुरुष में है हर्षराज, महिला में सालू कुमारी। बिहार नशा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को याद रखिएगा बिहार नशा मुक्ति दिवस। बिहार परिवहन विभाग के अनुसार पिंक बसों में कितनी महिलाएं ड्राइवर और कंडक्टर नियुक्ति की जाएगी? 200 महिलाएं। हाल ही में 2026 के पंचायत चुनाव कितने चरण में करने का निर्णय लिया गया था? तो 10 चरण। बिहार पंचायत चरण बोल रहा है कि 10 चरण में होने वाला है। हाल ही में 2026 का पंचायत चुनाव जो होने वाली है। बिहार जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप में कितने स्कूल भाग लेंगे? तो 32 स्कूल। सैटेलाइट टाउनशिप योजना के अंतर्गत कितने नए शहर विकसित किया जाएंगे? 11 शहर अभी अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा है। हाल ही में नए उद्योग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए बिहार में कितने विद्युत उप स्टेशन का निर्माण किया जाएगा? तो 167। 76 करोड़ रुपए की लागत से बिहार कला एवं शिल्प केंद्र कहाँ बनाया गया? बोधगया में। हाल ही में बिहार में भूकंपीय वेधशाला स्थापित कहाँ किया गया? पटना में। हाल ही में बिहार महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में किसे चुना गया? तेजस्वी यादव को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के अवसर पर एड्स जागरूकता के लिए रेड रिबन वॉक कहाँ आयोजित किया गया? रेड रिबन वॉक पटना में आयोजित किया गया 1 दिसंबर को। 28वां अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अमनौर के छपरा के अमनौर में। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित 12वीं सीनियर राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार की टीम कितने स्वर्ण पदक जीते? कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। हाल ही में बिहार की किसी टीम ने 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? बिहार महिला टीम ने जीता है 500 मीटर श्रेणी में। 12वीं सीनियर राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार पुरुष टीम ने किस वर्ग रजत पदक जीता? बिहार टीम पुरुष 500 मीटर वर्ग। हाल ही में समाचारों में रहा कुकर झाप बांध बिहार के किस जिले में है? कुकर झाप बांध तो जमुई में है। और समाचारों में रहा विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर में है। कोलकाता में आयोजित अस्मिता ईस्ट जोन महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार टीम में कुल कितने पदक जीते? कुल 9 पदक जीते हैं। अस्मिता ईस्ट जोन महिला रैंकिंग वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो शालिनी कुमारी ने। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पारंपरिक आवास की आवश्यकता के बिना प्रीमियम यात्रा सुविधा देने के लिए कितनी अल्ट्रा लग्जरी कार्वे बसें शुरू हुई है? 2 अल्ट्रा लग्जरी कार्वे बसें, प्रत्येक की लागत लगभग 1 करोड़ रुपए है। नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई? 1 दिसंबर को हुई। देखिए ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 1 दिसंबर 2025 को हुई। और 18वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं उम्मीदवार आई? 29। और आप लोग कमेंट में बताइए कि 17वीं बिहार विधानसभा में कितनी महिलाएं जीत कर आई थी। और हाल ही में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग क्लब ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? भागलपुर में। हाल ही में नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना गया नरेंद्र नारायण यादव को। पटना के गांधी मैदान के विकल्प के रूप में किस मैदान का विकास किया जा रहा है? बोटेनिकल गार्डन। स्टैच्यू ऑफ विजडम अभी पढ़े हैं ऊपर हम लोग, स्टैच्यू ऑफ विजडम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में। और हाल ही में बंद पड़ी पुरानी बिजली इकाइयों के स्थान नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली इकाइयां कहाँ स्थापित करने की योजना है? बरौनी में। बिहार राजभवन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? लोक भवन। और देखते हैं। और हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र शतक लगाने वाला खिलाड़ी बना वैभव सूर्यवंशी। नवनिर्वाचित 18वीं बिहार विधानसभा में पहला सत्र हुआ 1 दिसंबर 2025 को 2025 को सॉरी। सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया? गंडक नदी बेतिया में। और स्वास्थ्य क्षेत्र में रोगियों को डेटा प्रवर्धन के लिए एआई अपनाने वाला पहला राज्य? बिहार। स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार शपथ लेने वाले विश्व के पुस्तक अभिलेख WBR लंदन द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं। और हाल ही में खबरों में रहा अदालतगंज तालाब
पटना में है। हाल ही में 11 से 13 दिसंबर के बीच 7वां हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? सिटी सेंटर मॉल पटना में। हाल ही में बक्सर बिहार के किस पारंपरिक टेराकोटा कलाकारी को उनकी भगवान शेष की कलाकृति के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पिंटू प्रसाद को। हाल ही में बिहार सरकार ने छात्रों, लाभार्थियों और व्यवसायियों के लाभ के लिए निवेशक जागरूकता का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने किस संस्था के समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम पर चर्चा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाल ही में बिहार की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब उद्घाटन कहाँ किया गया? नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच में। और बिहार के आईजीएमएस में किस सर्जन को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन यूएसए द्वारा प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन की उपाधि मिली? प्रोफेसर डॉक्टर मनीष मंडल को। तो आईजीएमएस को अभी वो डायरेक्टर है मनीष मंडल। अगर आप लोग आईजीएमएस गए होंगे, अगर आप लोग को भाई इनको तो अवार्ड मिला है तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई बिना पैरवी का यहाँ आईजीएमएस में आपका इलाज मतलब संभावना नहीं है कि आपके पास पैरवी नहीं है तो आपका इलाज हो सकता है आईजीएमएस में। और देखिए इनको कौन कौन सा अवार्ड मिल रहा है भाई, हम लोग को तो पता ही नहीं है। बिहार में कौन सा अवार्ड मिला है? किस इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स फेलो ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनीष मंडल को। बताइए, बिना इनका पैरवी का किसी का एडमिशन नहीं होता है वहाँ और इनको अवार्ड मिल रहा है। कम से कम थोड़ी हटाइए भाई, अब अवार्ड मिल ही गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वापस थोड़ी ले सकते हैं। हाल ही में बिहार के किस मंत्री को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नितिन नवीन को। हाल ही में बिहार के भाजपा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी को। अगरतला के एमबीबी स्टेडियम में आयोजित कोच बिहार अंडर 19 ट्रॉफी एलिट किस राज्य की टीम ने जीती? बिहार टीम उप विजेता त्रिपुरा रहा। तो ये आपका हो गया बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार का करंट अफेयर हो गया ये टोटल। और अभी और करवाएंगे, जनवरी मंथ का पूरा करवा देंगे इसमें तो। और अभी करवा देंगे इसका ये इंटर